मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ कुमार की खास मुलाकात में आज के विशेष मेहमान जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज उपाध्याय। डॉक्टर पंकज उपाध्याय अक्सर देखने में आता है लोगों को न्यूरो की प्रॉब्लम सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? देखिए, सर्दियों में न्यूरो की ही नहीं, हार्ट की भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सर्दियों में आदमी आवश्यकता से कम पानी पीता है। एक जनरली करीब एक एडल्ट को 3 से 3.5 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए और लेडीज़ को भी करीब 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। सर्दियों में ठंड की वजह से पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। दूसरा होता है, सर्दियों में ठंड की वजह से हमारे चमड़े में, स्किन में जो धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो जो चमड़े का ब्लड है वो सेंट्रल पोर्शन, मतलब कि बॉडी के हार्ट की तरफ पुश हो जाता है। अब इन दोनों चीजों की वजह से, थिक ब्लड और पुश्ड इनटू सेंट्रल सिस्टम की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन अटैक्स और हार्ट अटैक्स दोनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि ठंड में पानी जरूर पीते रहें। गर्म करके पी लें कोई बात नहीं, लेकिन पानी जरूर पिएं। और बहुत ज़्यादा ठंड में टहलने ना जाएं, जब थोड़ा धूप निकले तब जाएं और अच्छा खासा गर्म कपड़े पहन के निकलें, जिससे इनसे बच सकते हैं। आप कहते हैं वाटर इंटेक ज्यादा रखें तो बचाव हो सकता है। सर, लोग अक्सर किन बातों को नजरअंदाज करते हैं? अपने शरीर की कौन सी हरकत होती है जिसको नजरअंदाज करते हैं, जिसके बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? जैसा मैंने बताया, वैसे तो ब्रेन स्ट्रोक डिजीज की वजह से होता है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज का होना, स्मोकिंग, कम एक्टिविटी रखना, ओबेसिटी, सैकड़ों चीजें। तो इसे साल भर ये केस होते रहते हैं, लेकिन जाड़े में ये केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो साल भर ही हैं, जाड़े में बढ़ते इसी वजह से है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसीलिए जो बचाव रखना है कि अच्छा खासा हाइड्रेशन रखना। केवल पानी ही नहीं है, आप दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोई भी दाल वगैरह पी सकते हैं। मतलब लिक्विड इंटेक जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि एडल्ट में 3 से 3.5 लीटर और लेडीज में 2.5 से 3 लीटर जरूर इंटेक कोशिश करनी चाहिए। वो ठंडे पानी को आप गर्म कर, हल्का गर्म कर लें और पिए, ये अच्छी बात है। दूसरा प्रिकॉशन आपको लेना है कि फिजिकल एक्टिविटी तो रखनी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर अच्छे से गर्म कपड़ों से ढका हो और ठंडी हवा शरीर में जितनी कम से कम लगे वो। और दूसरा, आप अच्छे से हाइड्रेट होके जाएं और एक्सेसिव वर्कआउट ना करें। जैसे कि आपने बताया कि क्या इसमें सर्दियों में इसका मेन कारण क्या आलस भी होता है? लोग ज्यादा आराम करने की कोशिश करते हैं, अपने बिस्तरों में रहते हैं, या ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है? जैसे आपने अभी अपनी एक्टिविटी का भी नाम लिया, तो क्या ये भी कोई ऐसा मेन कारण हो सकता है? बिल्कुल, जैसा कि हमने सभी चीजों का नाम लिया, वो तो ऑल राउंड ईयर होते रहते हैं। तो इसमें ठंड में क्या चीजें हैं? पहली चीज तो यही है कि ठंड की वजह से हमारी धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड अंदर पुश हो जाता है। पानी हम कम पीते हैं तो ब्लड थिक हो जाता है। तीसरा, जब फिजिकल एक्टिविटी हम कम करेंगे तो हमारे जो कैलोरीज जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठंड में और भी ज्यादा आदमी तेल घी वाली चीजें, पकौड़ियाँ खाता है, ये सब खाता है, और आप इनएक्टिविटी में रहेंगे तो ये सब चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को, ओबेसिटी को बढ़ाती हैं, कैलोरीज को बढ़ाती हैं, जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है इन सब अटैक्स के होने का। अगर कोई इंसान इसमें घर में अकेला हो तो वो ऐसी पोजीशन पे क्या करे, और उसके लिए कोई घरेलू उपाय कि अगर उसको कुछ हो जाए तो वो उसके लिए तुरंत कुछ ऐसा घरेलू उपाय कर ले ताकि वो अस्पताल तक पहुंच जाए? जो लोग घर में अकेले रहते हैं उनको 1-2 नंबर तो बिल्कुल सामने अपने लिख के रखना चाहिए और अपने फोन पे SOS कॉल में रखना चाहिए। किसी को दबाने से उसको मैसेज चला जाए कि कोई इमरजेंसी हो गई, क्योंकि केवल यही एक इमरजेंसी नहीं, आदमी बाथरूम में फिसल सकता है, गिर सकता है। तो कैसे भी करके 1-2 लोगों को कांटेक्ट में रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को बता के रखना चाहिए कि आजकल मैं अकेला हूँ। तो वो लोग थोड़े देर पे आपको फोन करके हालचाल भी लेते रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ताकि कोई इमरजेंसी हो
तो आप इमीडिएटली SOS या तो कॉल करें, या हो ही गई और आप कॉल नहीं कर पाए तो दूसरे लोग भी आपसे बात करते रहें, कुछ कुछ देर पे, कोई सुबह कर ले, कोई 2 घंटे पे कर ले, तो इससे भी कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी जिसमें बचाव हो सकता है। अब जैसा आपने पूछा कि बचाव, तो बचाव का तो वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा हाइड्रेशन रखें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बिल्कुल नियमित लेते रहें। अभी देखिए राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो भगवान राम के नाम पे दवाइयाँ भी चल रही हैं, जिसका हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, जैसे ब्रेन अटैक के लिए। तो घर में ये दवा रखें अपने पास। एस्पिरिन आती है, बहुत सस्ती दवाई है, 75 मिलीग्राम, और एटोरवास्टेटिन आती है 40 मिलीग्राम। तो ये दोनों दवाई अगर आप खा लेंगे तो इससे ब्रेन अटैक में तुरंत आराम मिलने की संभावना है, और आपको काफ़ी घंटे मिल जाएंगे ताकि मेडिकल एड मिलने तक आप अपने आप को रक्षा कर सकें। अब दूसरी चीज़ एक आती है हार्ट अटैक। इसमें एक और दवाई अगर हम ऐड कर देंगे जिसको सॉर्बिट्रेट कहते हैं, तो इसको हम लोग आजकल रामबाण दवाई कह रहे हैं। ठंड के लिए रामबाण दवाई है, और ऐसे भी ये रामबाण है क्योंकि इस दवाई को जरूर ही घर में रखना चाहिए पुड़िया बना के। और जिसको भी थोड़ा सा डिजीनेस हो, हार्ट अटैक पे चेस्ट पेन जैसा महसूस हो, तो अगर हार्ट में चेस्ट पेन जैसा महसूस हो तो ये तीनों गोली खा लें, और कोई डिजीनेस हो, हाथ में सुनपन आने लगे तो 2 ही गोलियां भी खा सकते हैं। तीनों भी गोलियां खा लेंगे एक बार तो कोई हर्जा नहीं होने वाला है। और आप अर्लीस्ट मेडिकल एड अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल पे जाके एड लें, अपने हेल्प के लिए किसी को बुलाएं अगर आप अकेले हैं। सर अक्सर देखने में आया है कि ये प्रॉब्लम गैस की वजह से भी होती है, फिर भी नीरो के लिए कौन सी ऐसे सिम्टम्स है जो बॉडी रिएक्ट करती है और जनरली लोग उसको नहीं समझ पाते हैं और देरी हो जाती है? देखिए, गैस से जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हार्ट अटैक से कनेक्टेड होती है। तो गैस की प्रॉब्लम हार्ट अटैक से आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, नीचे पेन हो रहा है, तो हार्ट के पेन और गैस से होने वाले एसिडिटी से पेन एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जो न्यूरो की प्रॉब्लम होती है उसमें तो एकदम से सीवियर हेडेक होता है, या फिर पैरालिसिस जैसा होता है, जैसे हाथ या पैर में कहीं पे सुनपन आएगा और उसका मूवमेंट रुक जाता है, या बेहोशी सी छाने लगती है। तो दोनों के सिम्टम्स अलग। क्या ये अचानक होता है? हाँ, ये अचानक होता है, ये अचानक होता है। शरीर पहले से कोई ऐसा संकेत नहीं देता कि आप उसके लिए पहले से शुरुआत होगी, किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो अगर शरीर में पहले कुछ उंगलियां सुनपन आती हैं, कुछ महीनों या सालों पहले भी आपको आएंगी। अगर आप अगर डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो आपको बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगेगा कि धुंधला सा दिख रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि हम चक्कर सा आ गया, और फिर ठीक हो जाते हैं आप। तो ये सिम्टम्स आते हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अच्छा। पहले 2 सेकंड के लिए आए, फिर 10 सेकंड के लिए आए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना वाइटल ट्रीटमेंट्स अपने ले रहे हैं। अगर आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो ये सिम्टम्स कम भी होने शुरू हो सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अगर जब इग्नोर करेंगे, या खासकर जब विंटर्स आ जाते हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाती सारी चीजें, तो ऐसे में फिर वो लंबा भी हो सकता है और साथ में फुल अटैक आ सकता है। तो ऐसे में जो हमने आपको बताई रामबाण दवाई, वो जरूर खाएं और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। उसी तरह हार्ट के पेन में भी आदमी को दर्द होता है, चेस्ट में पेन होगा या आर्म से पेन होती है, स्पेशली लेफ्ट साइड में। कभी कभी दांतों के दर्द से भी आदमी कंफ्यूज करता है। तो जब इस तरह के दर्द हो और आप डाइजीन वगैरह लेते हैं, ठंडा दूध पीते हैं, उससे आराम न मिले तो तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, और ये रामबाण की तीनों दवाइयां एक साथ खा लेनी चाहिए और डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। इसी होगा आपका। उससे और भी तरह तरह के टेस्ट हैं, ट्रॉप्टी वगैरह बोलते हैं, एंजाइम टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है। तो ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक दोनों ही विंटर्स में बढ़ जाते हैं, जिससे बचाव बहुत जरूरी है। क्या ये जो प्रॉब्लम है सर, इसमें कभी ऐसा भी होता है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या दवाई से वो 100% रिकवर भी हो जाता है जिसको न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, या ये मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, जिन डिजीज की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, तो ये डिपेंड करता है कि आपको पहले से एग्जिस्टिंग डिजीज कितनी है। आपके सवाल का जवाब है कि यस, 100% रिकवरी भी हो सकती है अगर आपको टाइमली इलाज मिल गया तो। लेकिन जैसे ब्रेन हिमरेज होता है और या हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो आपके अगर डिजीज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बहुत ज्यादा है
और स्टार्ट में ही अगर ज्यादा एडवांस डिजीज हो गई, ज्यादा अटैक हो गया, तो भी इनकी रिकवरी होती है। इसमें कई महीने लगते हैं और कभी कभी तो 100% रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन अगर अटैक सीवियर हो तो 100% रिकवरी नहीं भी हो सकती है। फिर आदमी को अपने लिए इसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं हम लोग, स्पीच थेरेपी करते हैं, जिससे फिर आगे की जिंदगी सुचारू रूप से ऐसा भी होता है कि पेशेंट लाइफ टाइम के लिए पूरी की पूरी हैंडीकैप हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो नजरअंदाज करे। बिल्कुल, अगर इसको आपने अपनी सारे मैंने आपको जो चीजें बताई जिनकी वजह से ये होते हैं, उसका इलाज आपने नहीं किया और आपको एक सीवियर अटैक हो जाता है और उस अटैक का भी इलाज टाइमली आप नहीं कर पाए, जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर गोल्डन आवर में आदमी अगर प्रिकॉशन ले लिया तो ये गोल्डन आवर बढ़ के आपको 3 आवर्स तक हो जाता है। ये टैबलेट्स जो हमने बताया आपको, रामबाण, राम के नाम पे हम लोगों ने रखा है, तो इसको ले लेंगे तो ये 1 घंटे की आपको 3-4 घंटे भी आपको सेफ्टी दे सकता है और आप फिर मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर सीवियर अटैक हो जाता है और आपको मेडिकल हेल्प टाइम पे नहीं मिलता है तो डिसेबिलिटी रह सकती है और आदमी बेड रिडन भी कुछ % केसेस में हमेशा के लिए हो सकता है। सर कहीं कहीं आयुर्वेद में बताया गया है कि आप अपने नाक में सरसों का तेल या देसी गाय का घी डालें जिससे आप तुरंत रिकवरी पा सकते हैं। क्या ये मिथ है या आपसे मेडिकल से कोई रिलेटेड है कि उसमें कोई लुब्रिकेशन मिलता है? नहीं, इसके बारे में तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। ऐसा कुछ मेरे जानकारी में नहीं, आयुर्वेदिक चीजों का मतलब आपके मेडिकल साइंस में ऐसा कोई हमारे मेडिकल साइंस में नाक में लुब्रिकेशन से इन डिजीज है कोई नहीं होता है। सर खान पान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें सर्दियों में? अक्सर खान पान का सर बहुत ज़्यादा क्वालिटी और खान पान की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्वालिटी घट जाती है खाने की सर्दियों में और उसका लोग ध्यान नहीं रख पाते, जो ये प्रॉब्लम का बार बार सामना करना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका रेगुलर यूज़ करें तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे पानी की बात कही, लिक्विड जरूर आप लें, अच्छा खासा हाइड्रेशन आपका होना चाहिए। बगैर प्यास के भी लिक्विड लें? बिल्कुल, यस। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के बॉटल्स आते हैं जो आप सुबह भर लीजिए और आपको इसको 24 घंटे में पी लेना है, क्योंकि आपको पता है जब आपको ठंड है, आपने 2 घूंट पानी पी ली, समझते बहुत हो गया हमारा, तो ये पानी भर के रखें ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि आपने पी लिया है। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन बहुत जरूरी, बगैर प्यास के भी पीना पड़ेगा, कोई ठंड में प्यास लगेगी नहीं। जी सर। तो इसलिए आपको बगैर प्यास के भी अपने बॉडी में इतना फ्लूइड जरूर देना है। अब ये फ्लूइड आप पानी से देते हैं या किसी और लिक्विड फॉर्म में देते हैं, वो अलग है। अब मतलब हम ड्रिंक की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन दूध है, चाय कॉफी भी है। चाय कॉफी हम ज्यादा एडवाइज नहीं करते, लेकिन 1-2 कप चाय कॉफी अगर पीते हैं तो लिक्विड इंटेक में आ जाता है। हाँ, लिक्विड में तो आया ही ना वो। तो ये करके करीब 3 लीटर के आसपास एक एडल्ट आदमी को लिक्विड्स जरूर लेनी है, चाहे उसको प्यास लगे या ना लगे। खाने की कोई विशेष खाने की बिल्कुल, क्योंकि ठंड में सब छनी हुई चीजें और तली हुई चीजें खाई जाती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ओबेसिटी को बढ़ाती हैं। तो जितनी संख्या हो सके मात्रा इसकी पहले नंबर पे तो कम रखें। दूसरा, अगर आप ले भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जितना भी आप खाइए उसको पचाइए, खाओ उतना जितना पचाओ। तो खा के पचाओ मतलब क्या होता है? एंजाइम से नहीं पचाना है, यूनी एंजाइम से नहीं पचाना है, आप इसको एक्सरसाइज करके पचाना है। अब ठंड में एक्सरसाइज करना भी मुश्किल है, वार्म एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, विंटर सीटर वगैरह डाल के जाएं, गले में मफलर डाल के लें, ताकि आपको ठंड ना लगे। वरना फिर एक्सरसाइज के डबल जियोपार्डी भी हम लोग इसको यूज करते हैं कि आप फायदा तो लेने गए एक्सरसाइज का, लेकिन आपको ठंड की वजह से तरह तरह की परेशानियां होगी, जो हमने पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो खाना एक तो कम खाएं, बारीक थोड़ा कुछ देर पे खाएं, थोड़ा खाना कुछ देर पे खाएं, पहली चीज। दूसरा, तला भुना कम खाएं और मसालेदार चीजें कम खाएं। कभी कभी अगर खा भी लिया ठंड में, भाई ठीक है। हमारे नवाब लोग कहा करते थे दिल्ली के और अवध के कि भाई जिंदगी तो खाने से ही है। तो ठीक है, हम भी नहीं मना कर रहे, आप खाइए लेकिन पचाइए। और पचाने के लिए हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आप एरोबिक कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज करिए। सर क्या ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ युवाओं में भी हो सकती है? बच्चों और युवाओं में भी होती है ये प्रॉब्लम क्या?
देखिए काफी पहले तो हम लोग को ये मिथ था, मिसनॉर्मर था, या पता नहीं चलता था, या शायद अब एनवायरनमेंट ऐसी भी हो गई है। पहले बच्चों में ये सब चीजें नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा पाया गया है कि बच्चों में भी ओबेसिटी होती है, बच्चों में भी हाइपरटेंशन बचपन से हो जाता है, और उसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उनको सबको भी वैसे ही प्रिकॉशन लेना है जितने एडल्ट्स को लेना है। सर किस एज के लोगों को इस प्रॉब्लम से ज्यादा खतरा है? ऑफ कोर्स ये बड़े लोगों को, जो जेरियाटिक पॉपुलेशन है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, क्योंकि पूरी जिंदगी वो जी चुके हैं, तो उनकी आर्टरीज वगैरह में ऑलरेडी थोड़ी थिकनेस वगैरह रहती है, और उनको ब्लड प्रेशर भी, जैसा कहते हैं 60 के पास तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल, लेकिन ऐसा नॉर्मल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ब्लड प्रेशर ही होता है। तो जेरियाटिक पॉपुलेशन जो कि 60-65 से ज़्यादा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन लोगों को भी होती है जो जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिसको हम लोग सेंसिटिव ग्रुप कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, जिनको ओबेसिटी है। तो जेरियाटिक के साथ साथ ये ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है। इन लोगों को खास प्रिकॉशन लेना चाहिए। 60 के बाद के लोगों को खास प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए, जिनको ये डिजीज है। सर जो आपने कुछ अभी दवाइयां बताई हैं, तो सर ये क्या बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ले सकता है? इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि लोगों को एंजाइटी की वजह से भी ऐसा फील होने लगता है। तो अगर उन पेशेंट्स ने जिनको ये प्रॉब्लम अंदर से नहीं है, सिर्फ एंजाइटी है, और ये दवाइयां उन्होंने ले ली, तो क्या ये नुकसान भी करेंगे? देखिए हमने तो आपको एक ही डोज बताया जी। एक डोज में बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है कोई भी दवाई। इसमें आपको हेल्प भी कर सकती है अगर वाकई वो डिजीज है तो। अब एक आदमी डॉक्टर तो हो नहीं सकता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, सिम्टम्स बताई। जिन लोगों को पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीने में दर्द वगैरह रहता है, जिनको ऑलरेडी डिजीनेस वगैरह, चक्कर वगैरह जैसा हम लोगों ने बताया रहता है, उनको हमेशा अपने हैंडी ये दवाइयाँ रखनी चाहिए अपने पास। और बिना हिचक के अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे को अटैक शुरू हो गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो उन्हें ले लेना चाहिए। और ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ऐसे भी ले सकते हैं आप। एक डोज लेने से काफ़ी हद तक किसी नॉर्मल आदमी को नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन ये दवा लेने के बाद हमने ये भी एडवाइस किया है कि आप इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लें, तो ऐसा होने पे उससे भी बचा जा सकता है। सर कोई हेल्दी टिप्स जो ऐसे लोगों को कोई डिसीज ना हो, किसी को भी ये डिसीज ना हो, कोई हेल्दी टिप्स एज डॉक्टर आप अपने लोगों को या सबको देना चाहेंगे? हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, तो हम पहले ये कहते थे, लेकिन हेल्दी बॉडी भी बनानी है और हेल्दी माइंड भी रखना है। हेल्दी बॉडी के लिए आपको हेल्दी डाइट्स खानी है और एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को कंट्रोल करना है और अपने पूरे बॉडी को एक्सरसाइज और वर्किंग में रखना है, ताकि जो कहते हैं जंक लग गया है, जंक लगने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो पहले तो बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा हेल्दी जंक फूड जितना कम से कम हो खाएं। हम तो मना ही करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जंक फूड इतना चल रहा है, तो एक वंस इन अ वाइल खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी डाइट खाएंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्सरसाइज करें तो, और ये सब चीजें अगर जिनको हैं उनको कंट्रोल में करें। जैसे हाइपरटेंशन हो ही गया, क्योंकि जेनेटिक भी होता है, किसी को डायबिटीज है, ये भी जेनेटिक होता है, तो आप कितना भी हेल्दी रहेंगे आपको हो सकता है कि हो जाए। आप उसी तरह से ओबेसिटी है, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, इन प्री एग्जिस्टिंग चीजों को कंट्रोल करें। और हेल्दी डाइट से इन सारी चीजें कंट्रोल होती है। हेल्दी हैबिट्स, ड्रिंक्स ना करें, है ना, या काफी कंट्रोल में वंस इन अ वाइल। तो हेल्दी हैबिट्स रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कंट्रोल रखेंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अब आई मेंटल हेल्थ। जब बॉडी हेल्दी रहेगी तो मेंटल हेल्थ होने की काफी अच्छी संभावना है। लेकिन मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाने के लिए हमारा कहना है, जैसे अभी आप कह रहे थे, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, कंसंट्रेशन करना चाहिए, और तरह तरह के और भी चीजें हैं जो तरह तरह के हमारे संत महात्मा भी बताते रहते हैं। तो मेंटल साउंड होना चाहिए। ऐसी जगहों पे जहां आपको लगता है कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, आप बिल्कुल मत जाइए। ऐसी जगहों पे जैसा लगता है कि कहीं झगड़ा होगा, मत जाइए, अवॉइड करिए। और इस तरह से आपको, और साथ में योगा वगैरह करने से मेंटल पीस आपको मिलेगी। और अगर आपको मेंटल हेल्थ में जरा सा भी कोई डिस्टर्बेंस लगता है तो इसकी तुरंत एडवाइस लेनी चाहिए और इसका भी इलाज कराना चाहिए। सर अक्सर देखा गया है कोरोना के ठीक बाद से हेरिडिटी नाम की प्रॉब्लम तो अक्सर खत्म हो गई है,
लोगों को जो सिम्टम भी नहीं होते उसके बाद अचानक ये प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल चेकअप में बिल्कुल क्लियर निकलते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये अक्सर देखने को आ रहा है। कोरोना के बाद इम्यूनोलॉजिकल बहुत से रिएक्शन, सब जिनको कोरोना हुए और जिनको इम्यूनाइजेशन लिया उनको भी कभी कुछ लोगों को कोरोना हो गए, तो इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ गई है, और वो इम्यून जो एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं कभी कभी अपने बॉडी के ऑर्गन को भी डैमेज करने लगती है, और इसकी इम्यूनिटी बड़ी हैजार्ड मतलब हैफाजेड टाइप की है। तो ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को कोरोना हुए हैं उन लोगों में हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक की सिचुएशंस पैदा हुई हैं, और तरह तरह के और डिजीज भी पाए गए हैं। अभी ये रिसर्च का विषय, इस पे रिसर्च चल रहा है कि कौन कौन सी डिजीज, लेकिन हार्ट अटैक्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो लंग्स की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कोरोना तो मेनली चेस्ट का ही प्रॉब्लम था, लंग्स का ही प्रॉब्लम था, और लंग्स हार्ट से बहुत ही वाइटली कनेक्टेड होता है। तो ये दो इशूज तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये डिजीज कोरोना के बाद इनके इंसिडेंस बढ़े हैं। अभी रिसर्च इस पे जारी है कि क्यों और कैसे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से। तो ये थी कुमार के साथ खास मुलाकात में आज के मेहमान डॉक्टर पंकज उपाध्याय के साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में खास जानकारी। ऐसी ही खास जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुमार। थैंक यू।